हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान आज फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। शीत युद्ध का दौर मैं पहले भी करा चुका हूं और अब हम कर रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत, जो आज सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट पार्ट मैंने क्लियर करा दिया है। यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो कृपया करके जाकर के पहले उस पार्ट को देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और पिछले पार्ट में मैंने कराया था सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी कि सोवियत संघ है वो विघटन हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। अब सोवियत संघ नहीं रहा, ठीक है। तो जब नहीं रहा उसके बाद क्या क्या परिणाम निकले, यानी कि जब दूसरी ध्रुवीयता का अंत हो गया, ठीक है, तो हमने क्या क्या परिणाम देखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहां पे फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा कि दो देश था, जो पूरा विश्व था वो दो ध्रुवों में बट गया था, ठीक है। पहला यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, इन दोनों में बट गया था, ठीक है। और दोनों में किसकी लड़ाई थी? देखो, अक्सर मतलब हमेशा यही देखा जाता है कि विचारधारा की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? विचारधारा की लड़ाई थी, क्योंकि इसकी विचारधारा क्या थी? पूंजीवादी। क्या थी? पूंजीवादी। और इसकी विचारधारा क्या थी? साम्यवादी। साम्यवादी। बात समझ आ रही है? तो पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो हम ये बता रहे हैं जो दूसरी दुनिया है, जो साम्यवादी सरकार है, वो 1990 में क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इस खत्म होने के बाद परिणाम निकले क्या हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी जिसका नाम क्या पड़ा था? शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। बात समझ आ रही है? तो हम ये जान सकते हैं कि अगर क्लास के अंदर, देखो एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि क्लास के अंदर अगर दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही हो, ठीक है, मान लो मोहन और सोहन में लड़ाई हो रही हो और दोनों एक दूसरे का मुंह फोड़ दिए, है ना। गलती से मोहन ने सोहन को इतना ज्यादा मार दिया कि वो खत्म हो गया, वहीं पे ढेर हो गया, बेहोश हो गया वहीं पे, तो क्या होगा? लड़ाई खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जब साम्यवादी सरकार का खात्मा हो गया, जब साम्यवादी सरकार खत्म हो गई, तो यानी कि यूएसएसआर खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या होगा? दो ध्रुवीयता का, सॉरी यहाँ पे क्या नाम है, शीत युद्ध का अंत हो जाएगा। शीत युद्ध का अंत हो गया। युद्ध जो चल रहा था पूंजीवादी में और साम्यवादी में, उस युद्ध को क्या हो गया? मतलब वो युद्ध खत्म हो चुका है। बात समझ आ रही है? क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो दूसरा लड़ने वाला था वो खुद ही नहीं रहा, तो युद्ध होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो आगे ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि शीत युद्ध का अंत। यहां पे सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं, डेफिनेशन वो है जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जांपल्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है जो मैं बताऊं, क्योंकि एग्जांपल थोड़े अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं हेडिंग बता रहा हूं और पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, समझ करके आपको नोट्स में अपने खुद बनाने हैं, ठीक है। आगे देखो, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया जब दो ध्रुवीयता यानी कि शीत युद्ध का अंत हो गया, यानी कि सोवियत संघ जो है वो बिल्कुल ही डेड हो चुका है। डेड होने के बाद आपको पता होगा कि यूएसएसआर में, मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे तरीके से बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए बच्चे आए हैं, जो नए स्टूडेंट आए हैं, ये खासकर 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यूएसएसआर में कितने देश शामिल थे? 15 देश, 15 गणराज्य शामिल थे और इन गणराज्यों को मिलकर के बनना था क्या? यूएसएसआर। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि इन 15 राज्यों में से एक राज्य, ठीक है, यानी कि 14 प्लस में एक, इस एक राज्य का नाम था रूस। और इस रूस को क्या था? केंद्रीय स्थान प्राप्त था। कौन सा स्थान प्राप्त था? केंद्रीय स्थान प्राप्त था। तो केंद्र स्थान प्राप्त होने के कारण जब सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का अंत हो गया, तो सोवियत संघ को ही रूस का क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी बनाया गया। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, एक ध्रुवीय विश्व का बनना। अब एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जब दो ध्रुवीयता का उदय हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कौन सा? एक तो यूएसएसआर, दूसरा यूएसए, ठीक है। यूएसए को पहली दुनिया कहा गया और यूएसएसआर को दूसरी दुनिया कहा गया, ठीक है। लेकिन यहां पे इसको पहला ध्रुव और दूसरी ध्रुव का नाम दिया गया, लेकिन यहां पे ये बोल रहा है एक ध्रुवीय विश्व बन गया। अब दो ध्रुव नहीं है, अब दो ध्रुव नहीं है, अब सिर्फ एक ही ध्रुव है। क्यों एक ही ध्रुव है? क्योंकि दूसरे ध्रुव का तो क्या हो गया? अंत हो गया। तो पूरा विश्व एक ध्रुवीय बन गया कि नहीं बन गया? है ना। तो पूरा विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय बन गया, क्योंकि ये तो शक्ति रही ही नहीं और पूरे देश में, एक पूरे वर्ल्ड में एक ही महाशक्ति बची और वो है यूएसए।
है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है? किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसको जरूर देखूंगा फिर, ठीक है। आगे क्या कहता है? आगे है हमारा साम्यवादी पर पूंजीवादी को श्रेष्ठता। क्या बोल रहा है इसने? श्रेष्ठता। श्रेष्ठता मतलब होता है बड़ा, बड़े भैया कहते हैं ना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भ्राता, संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो श्रेष्ठता प्रदान होना। एक बात बताओ, अभी अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या कहा कि यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई थी। कौन कौन सी विचारधारा? एक साम्यवादी विचारधारा और दूसरी पूंजीवादी विचारधारा, है ना, इनकी तो लड़ाई हो रही है। तो जब साम्यवादी जो सरकार है वो खत्म हो चुका है, जो साम्यवादी विचारधारा है वो मर चुका है, हार चुका है, तो जीता कौन? पूंजीवादी जीता। पूंजीवादी तो जीतेगा, तो इसीलिए इसको क्या माना गया? साम्यवादी के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बेटर, काफी ज्यादा बड़ा माना गया, श्रेष्ठ माना गया साम्यवादी की तुलना में। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट है नए राष्ट्रों का उदय। तो यहां पे अभी अभी मैंने क्या बताया कि ये 14+1, एक कौन सा था? रूस, जिसको क्या स्थान था? केंद्रीय स्थान प्राप्त था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद उसको उत्तराधिकारी बनाया गया यूएसएसआर का, ठीक है। तो 14 जो गणराज्य थे और एक ये गणराज्य, हालांकि ये तो 15 राज्य है ना, तो यहां पे बोल रहा है नए राज्यों का उदय। तो ये 15 के 15 राज्य पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र पे 15 नए गणराज्य उभर करके सामने आए, 15 नए गणराज्य नव स्वतंत्र हुए, ठीक है। तो इसलिए हेडिंग डाला गया है नए राष्ट्रों का उदय, यानी कि ये 15 के 15 जो संगठन था 15 देशों का, ये संगठन क्या हुआ? टूट करके बिखर गया और सभी के सभी अलग अलग हो गए, और बहुत सारे देशों ने अलग अलग विचारधारा अपनाई, क्योंकि आपको पता है शीत युद्ध के सोवियत संघ के विघटन के कारण में एक साम्यवादी सरकार थी, उसके बारे में आपको मैंने बताया ये कितनी ज्यादा निकम्मी सरकार थी। तो क्या वो आजाद होने के बाद साम्यवादी सरकार अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरी विचारधारा को अपनाया, पूंजीवादी की ओर जाने की कोशिश किया, लोकतंत्र बनाने की कोशिश किया। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे 15 राष्ट्रों का उदय हुआ जिन्होंने साम्यवादी को छोड़ करके किसी और विचारधारा को अपनाया। इतनी बात क्लियर है? आगे लास्ट हमारा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौती। देख लो, यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, ठीक है। और वहां पे क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता क्या प्रासंगिक है? इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यह क्वेश्चन आएगा पेपर में, वहां पे मैंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। यहां पे मैं बता रहा हूं कि गुटनिरपेक्षता पे आंदोलन की चुनौती कैसे बन गई। देखो, यह बोला गया कि यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, जब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, तब जाकर के जो नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे, तो इन दोनों ध्रुवों में ना जाकर के उन्होंने अपना अलग एक वैकल्पिक रूप से किसको चुना? गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चुना। इसके अंदर नव स्वतंत्र देश शामिल थे, नए नए देश शामिल थे, विकसित देश थे ही नहीं इनमें कोई, अल्प विकसित और वो थे विकासशील देश से। तो ये सारे के सारे देश जो गुटनिरपेक्षता तो थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, वो जो शीत युद्ध के दौर में, यहाँ देखो, जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के दौर में ही इनका उदय हुआ था कि भाई तुम दोनों लड़ रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम लड़ते रहो, हम तो अपने अंदर रहेंगे भाई, हमें अपने आप से मतलब है, हमें तुम्हें नहीं करना। हाँ, हम लड़ाई का मतलब चुप करवा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि आप लड़ाई ना करो, लेकिन लड़ना ना लड़ना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। लेकिन आपको ये भी मतलब बता चुका हूं मैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दोनों के युद्धों को कम करने में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये क्वेश्चन आया है, ये चुनौती बन गई है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कि क्या अब भी गुटनिरपेक्षता को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों लड़ रहे थे तब इसका जन्म हुआ, यानी कि तब ये जब ये दोनों लड़ रहे थे तो तीसरा लड़का कह रहा था कि हमें अलग रहना है। अब जब इनकी लड़ाई खत्म हो गई है तो वो तीसरा लड़का अलग क्यों रहे, क्वेश्चन ये है। तो यही बताया गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब चुनौती है। अब मतलब वो अलग क्यों है, वो अब अलग तो नहीं रहना चाहिए। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना है उसको अब तोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या पता वो दोबारा से उठ करके आगे लड़ने लग जाए, है ना। उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? रूस को बनाया गया है, और जितने भी खर्चे वगैरह होंगे सबको, जिससे कर्जा लिया है उसको रूस को वापसी करना पड़ेगा। अगर किसी और देश ने यूएसएसआर से कर्जा लिया था तो रशिया को वापस देगा। कौन? जिन्होंने कर्जा लिया था सोवियत संघ से। क्लियर है? अगर कुछ भी डाउट होता हो तो कृपया करके आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जैसे देशों के लिए, भारत जैसे की बात हो रही है, एक तो भारत हो गया और भारत जैसे कौन कौन से देश जो कि गुट निरपेक्षता देश में शामिल है, उन सभी देशों की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के, किसके विघटन के, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले हैं। बात समझ आ रही है, यानी कि इन देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन कितने ऐसे देश थे जो कि साम्यवादी विचारधारा के थे, ठीक है, वो तो खुशी होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कब्जा किया हुआ था, सारी जरूरतें वो ये पूरी कर रहे थे और उन्होंने अपने उनके संसाधनों का ये यूज कर रहे थे, तो वो तो खुश होंगे ही होंगे। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए क्या परिणाम निकला, तो देखो जो पूंजीवादी है और साम्यवादी है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन माना गया, श्रेष्ठ कौन माना गया, श्रेष्ठ माना गया पूंजीवादी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो जब साम्यवादी खत्म हो चुका है और पूंजीवादी को श्रेष्ठ माना गया है, तो भारत ने भी आर्थिक सुधारों को लागू किया, भारत ने भी आर्थिक सुधारों को लागू किया। आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि भारत ने आर्थिक सुधारों की मतलब शुरुआत कब की है। ठीक है, चाइना ने तो 1978 में की है और भारत ने भी 1990 के बाद शुरू किया, 1990 के दशक में शुरू किया है भारत ने। ठीक है, प्रॉपर डेट आप इकोनॉमिक्स में जान लोगे। ठीक है, और यहां देखो तो जब पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि पूंजीवादी है जो साम्यवादी से श्रेष्ठ माना गया, इसलिए भारत जैसे देशों को और भारत जैसे देशों ने और भारत ने भी आर्थिक सुधारों को लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब साम्यवादी खत्म हो गया तो अब एक बात बताओ, भारत क्या अमेरिका से लड़ने जाएगा? नहीं लड़ने जाएगा। एक ध्रुवीय विश्व बन गया और वो तो और ज्यादा पावरफुल हो गया। क्यों पावरफुल हो गया? क्योंकि जब इतने बड़े देश को उसने हरा दिया तो उसके आगे तो भारत तो छोटा ही देश कहलाएगा ना। बात समझ आ रही है? बउआ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बउआ। कौन? भारत कहलाएगा। किसके आगे? पूंजीवादी यानी कि अमेरिका के आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने अमेरिका के साथ जो विदेशी नीति है वो संबंध काफी अच्छे करे, मधुर करे। पॉलिटिकल की भाषा में क्या हो गया, उसको मधुर करे हैं। किसने? भारत ने। किसके साथ? पूंजीवादी यूएसए के साथ उसने क्या करा है? मधुर करा है। क्या मधुर करा है? संबंध मधुर करा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व है। अगर विदेशी नीति उसके अगर हम गुस्सैल अपनाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी भाई साहब, और लड़ाई में तो तुम्हें पता ही है कितना आगे है ये लैटवाज है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूंजीवादी साम्यवादी दोनों का अंत हो चुका है। तो भारत जैसे देशों ने और भारत ने अपने आप को क्या करने की कोशिश किया? अपने आप को डेवलप करने की कोशिश किया, क्योंकि अब तो दूसरे जो लड़ाई है वो तो खत्म हो गया, अब हम डेवलप होंगे। क्यों डेवलप होंगे? क्योंकि अब जो युद्ध है यानी कि जो तीसरा युद्ध है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, उसकी होने की संभावना नहीं है। अब तो होगा ही नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्यों नहीं होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्योंकि सोवियत संघ तो मर चुका है और जिनमें होनी थी थर्ड वर्ल्ड वॉर वही नहीं रहा, जो दूसरी पार्टी नहीं, तो युद्ध किस में होगा? किसी में नहीं होगा। ठीक है, आगे। ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रुक गया यानी कि थम गया। थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध थम गया। बात समझ आ रही है? और पूरी की पूरी दुनिया ने, पूरे का पूरा विश्व ने अपने एकदम चैन की सांस ली भाई साहब। किसकी सांस ली? चैन की सांस ली। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चौथा, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट ही कराना है हमें। ठीक है, चौथा पॉइंट में जब यहाँ पे पूंजी और साम्यवादी का अंत हो गया तो यहाँ पे ये दूसरा ध्रुव था और ये पहला ध्रुव था। लेकिन जो भारत है, जो कि इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया क्या करता है? 2 ध्रुवीय को समर्थन नहीं करता है। 2 ध्रुवीय का समर्थन नहीं करता है। वो किसका समर्थन करता है? वो पहले से ही कल्पना कर रहा था कि अगर 2 ध्रुवीय नहीं हुआ ना और बहुध्रुवीय हुआ। क्या हुआ? बहुध्रुवीय हुआ। बहुध्रुव मतलब विश्व में बहुत सारे ध्रुव, विश्व में बहुत सारे ध्रुव, कोई एक ध्रुव पर्टिकुलर, 2 ध्रुव पर्टिकुलर नहीं होंगे। विश्व में बहुत सारे ध्रुव होंगे। बहुत सारे ध्रुव का मतलब हर किसी देश को अपने ढंग से विकसित करना,
अपने ढंग से व्यापार करना उसके खुद के सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो, उसका खुद का काम हो उस देश का, यानी कि वो अपने देश का जो सत्ता है वो खुद संभाले, किसी और देश के सामने, मतलब किसी और देश के हाथों में ना जाए। ठीक है, तो विश्व जो इंडिया था वो चाहता था बहुध्रुवीय व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था चाहता था, कहाँ चाहता था, पूरे के पूरे विश्व में चाहता था। और इसकी जो कल्पना थी इंडिया की, तुम्हें पता ही है इंडिया में कितने भावुक लोग हैं, हमेशा कल्पना करते रहते हैं, है ना। तो इन्होंने जो कल्पना की वो सच साबित हो गई, तो इंडिया के तो बल्ले बल्ले बहुध्रुवीय तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, आओ। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी का तो पहले अर्थ जान लो कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये होता है शॉक थेरेपी का अर्थ। और यहाँ पे क्या है, रशिया और क्या है, यूएसए। तो रशिया और बाकी जितने भी यहाँ पे देश शामिल है, इन सभी को पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था यूएसएसआर। लेकिन इन बाकी गणराज्यों को हटा करके रशिया को क्या बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया, जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। ठीक है, तो रशिया को जब उत्तराधिकारी बनाया गया, और यहाँ पे हमने पहले देखा था कि क्या हुआ था, यूरोप है वो दो क्षेत्रों में बट गया था, एक तो इधर और एक इधर। एक आधे किधर है, सोवियत संघ के संग है, और आधे किधर हैं, अमेरिका के संग है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे इस यूरोप को, इधर वाले को कहते हैं हम पूर्वी यूरोप, और इधर वाले को हम कहते हैं पश्चिमी यूरोप। बात समझ आ रही है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में डिवाइड था, और यहाँ पे था जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी भी दो पार्ट में डिवाइड था, और बर्लिन की दीवार का टॉपिक है वो भी कराऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना। तो यहाँ पे जो यूरोप है वो दो भागों में बट गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। और जब यूएसएसआर खत्म हो गया है, तो जो पूर्वी देश हैं, यानी कि जो पूर्वी यूरोप के देश हैं और जो मध्य एशिया के देश हैं, वो साम्यवादी की तरफ से पूंजीवादी की ओर चले गए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जमीन उठ करके नहीं चला गया भाई साहब, यहाँ का जो जमीन है ना कि यहाँ से ये था और यूं पलटी मार दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा चल रही थी, इस विचारधारा को इन्होंने खत्म करके कौन सी विचारधारा को अपनाया, इन्होंने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और एकदम से ही अपनाया। विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इन दोनों ने ही संगठनों ने क्या कहा, इस आघात पहुंचा करके उपचार करने को ही नाम दिया था शॉक थेरेपी। बात समझ आ रही है। तो क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि हम साम्यवादी को डिलीट करके अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे एकदम से, ठीक है, तो क्या होगा, हमें लाभ होगा, लेकिन उन्हें ना हानि उठानी पड़ी। ठीक है, तो देखो शॉक थेरेपी किसे कहा जाता है, नव स्वतंत्र देश जो कि यूएसएसआर से टूट करके बिखर गए थे, उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहा, और इसी व्यवस्था को अपनाया। जब एकदम से अचानक से अपनाया, तो इसी व्यवस्था को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। क्लियर है। ठीक है, तो आगे देखो, यहाँ पे यूएसए में कौन सी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है। ठीक है, ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि मतलब किस विचारधारा में कौन सी व्यवस्था थी। ठीक है, और किन विचारधाराओं की लड़ाई थी यहाँ पे। तो जब यहाँ के लोगों को लाभ की जगह क्या उठानी पड़ी, हानि उठानी पड़ी, तो इसके लिए एक अलग क्वेश्चन आता है। इसके लिए एक अलग क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है। अब सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। बात समझ आ रही है। तो इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, तो यहाँ पे जो देश हैं इन्होंने सोचा कि इनको क्या होगा, लाभ होगा, लेकिन इन जब पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया तो इनको हानि उठानी पड़ी, और बहुत से उद्योगों को, आंसर में क्या आएगा इसके, बहुत से उद्योगों को, यानी कि 90% उद्योगों को
औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। औने पौने दाम मतलब नॉर्मली रेट में उनको बेचना पड़ा अपने उद्योगों को। जो देश साम्यवादी की तरफ से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने चले गए, वो सोचते थे हमें लाभ होगा, लेकिन लाभ की जगह उन्हें हानि उठानी पड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैरअसल क्या है। इतिहास की सबसे बड़ी गैरअसल ये है कि जब उन्होंने शॉक थेरेपी मॉडल अपनाया, एक मॉडल है शॉक थेरेपी, उस मॉडल को अपनाया, तब उन्हें लाभ की जगह हानि उठानी पड़ी और पूरे के पूरे देश के अंदर 90% उद्योगों को क्या करा, औने पौने दामों पर उनको बेचना पड़ा। क्लियर है, तो इन सभी देशों को लाभ की जगह हानि उठानी पड़ी और ये था शॉक थेरेपी। बेसिकली क्या था कि साम्यवादी को हटाना है पूरी तरीके से और पूंजीवादी को अपनाना है। ठीक है, तो एकदम से अपनाने पे थोड़ा ना कुछ फायदा होता है। बात समझ आ रही है। उनका क्या होगा कि साम्यवादी जो छोड़ दिया कोई बात नहीं, उन सभी व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्था को निजीकरण कर दिया, निजी व्यवस्था कर दिया। इससे अमीर अमीर और बढ़ते गए और गरीब की मतलब और गरीब होते रह गए। बात समझ आ रही है। क्लियर है, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, वीडियो के थर्ड पार्ट में। वहां पर हम जानेंगे बर्लिन की दीवार कैसे बनी और कैसे गिरी। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय।